Hello everyone, welcome back to The Quiet Minds. Today we're going to learn something new, so let's get started. इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है दैट इज द डीएनए आइसोलेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जितनी भी टेक्निक्स हैं, आरडीटी की जितनी भी टेक्निक्स हैं, उन सभी टेक्निक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए इज द डीएनए आइसोलेशन। सो आज के लेक्चर में हम लोग डीएनए आइसोलेशन का एकदम बेसिक्स दिखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछ लिए जाते हैं जब भी आप टेक्निक्स का नाम लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द डीएनए आइसोलेशन मीन्स। डीएनए आइसोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप डीएनए को आइसोलेट करते हो सेल से या फिर टिश्यू से या ऑर्गन से, किसी ऑर्गेनिज्म के, और फिर फर्दर हम उसे प्यूरिफाई करते हैं दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स से, जैसे आरएनए, प्रोटीन्स। क्योंकि एक एपिनड्रॉफ ट्यूब में मिक्सचर ऑफ कंटेंट होगा तो हमें सिर्फ डीएनए को ही आइसोलेट करना है। ओके, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ separating DNA from the cells और organ और टिश्यू। डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ स्टडी क्या है। ठीक है, आप सेल पे काम कर रहे हैं, ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, टिश्यू पे काम कर रहे हैं, तो उसके बेस पे आप डीएनए को आइसोलेट या सेपरेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रॉम द सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड प्यूरिफाई इट फ्रॉम other cellular components. Once the DNA will purify, it will be used for the future use, like it can be used in PCR for the amplification process. It can be used in agriculture for the genetic transformations. तो यहाँ पे जो ये अदर सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, यहाँ से मतलब है जैसे कि आपको आरएनए से उसको सेपरेट करना पड़ सकता है, उसको प्रोटीन से सेपरेट करना पड़ सकता है, या साइटोप्लाज्म में जो सेलुलर डेब्रीज होते हैं उनसे हमें सेपरेट करना पड़ सकता है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द डीएनए आइसोलेशन। जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में हमने बात कर ली है। अपनी तरफ से आप लोग कोशिश करेगा कि इसको थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना आपको बेटरली मेमोराइज हो पाएगा, ज़्यादा समय तक आप उसे रिटेन कर पाएंगे अपनी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डीएनए आइसोलेशन के वक्त आपके माइंड में आएगा कि हम डीएनए आइसोलेशन को क्यों प्रेफर कर रहे हैं ओवर दी आरएनए, ओवर दी प्रोटीन्स। तो इसके कुछ बेसिक मेजर रीजन जो हम लोग लेते हैं कि डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल से हमारा कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है, जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करते हैं। दैट इज वाई द रीजन कि हम डीएनए को आइसोलेशन इसका प्रेफर करते हैं ओवर द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो इट स्टोर्स ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ एन organism that pass ons from one generation to another generation. ओके, सेकेंड रीजन जो हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर दिस प्रिपरेशन इज दैट डीएनए इज स्टेबल मॉलिक्यूल। अब इस स्टेबिलिटी के लिए दो मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कि डीएनए के अंदर एक तो डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होती है, एंड सेकेंड फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टेबिलिटी इज द प्रेजेंस ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये दोनों कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेट अस सी दैट। ये वाला स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मैंने डीऑक्सीराइबो शुगर और राइबो शुगर का एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। वी ऑल नो दैट राइबो शुगर इज बीइंग प्रेजेंट इन आरएनए, और जो डीऑक्सीराइबो शुगर है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। आरएनए के अंदर अगर हम देखें तो सेकेंड प्राइम पोजीशन पे ऑफ द शुगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बीइंग प्रेजेंट, और ये यहाँ पे एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है वो अटैक करता है फॉस्फेट
बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट का बैकबोन प्रेजेंट होता है उस पे ये जाके अटैक करता है। दैट इज वाई आरएनए इज मोर ससेप्टेबल फॉर डिग्रेडेशन। और यही रीजन है कि आरएनए नेचर के अंदर रिएक्टिव होता है। तो जो चीज रिएक्टिव ज्यादा है वो स्टेबल कम होती है। ठीक है। दूसरी साइड अगर आप डीएनए का शुगर देख रहे हैं, दैट इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो उसके सेकेंड प्राइम पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, विच विल नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पाएगा तो फॉस्फेट बैकबोन हमारी मेंटेन रहेगी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा नेचर के अंदर और रिएक्टिव कम रहेगा। सो ये दो रीजंस हैं मेजरली जिसकी वजह से हम डीएनए आइसोलेशन को प्रेफर करते हैं ओवर द आरएनए एंड प्रोटीन्स। आरएनए is very reactive and susceptible for the degradation. सेकेंड इज द प्रोटीन। प्रोटीन का हेरिडिटरी रोल कुछ नहीं होता है, फंक्शनल रोल ज़्यादा प्ले करता है इसलिए, और प्रोटीन्स बहुत जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको आइसोलेट करना कंपैरेटिवली ज़्यादा टफर प्रोसेस है। दैट इज वाई साइंटिस्ट प्रेफर्स डीएनए आइसोलेशन। और आप ये भी समझ गए होंगे कि डीएनए को हम स्टेबल क्यों कंसिडर करते हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस। और ये दोनों रीजन कैसे इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। सेकेंड वाला जो है दैट इज दी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में आप ये इमेज देख रहे हो जिसमें यहाँ पे बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट से मिलके बना होता है, शुगर से मिलके बना होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो इट इज ए टी सी एंड जी, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन, और शुगर जो होगी यहाँ पे वो होगी डीऑक्सीराइबोस। हम ये भी जानते हैं कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है और यहाँ पे एटलीस्ट दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉन्डिंग को इनिशिएट कराने के लिए, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है डीएनए के अंदर, जो कि उसको स्टेबल बनाने में कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में लगातार पूछा जाता है कि डीएनए आइसोलेशन को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डीएनए आइसोलेशन के वक्त हमारे माइंड में आता है कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं डीएनए के अंदर जो उसका आइसोलेशन इतना फिजिबलाइज करा देता है। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो डीएनए आइसोलेशन के वक्त हमें हेल्प करता है उसके आइसोलेशन के लिए, वो प्रॉपर्टी है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। इज द लार्ज मॉलिक्यूलर साइज बिकॉज इट इज comprises of a polymer of the nucleotide. It is the polymer of nucleotide, और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, दैट इज फॉस्फेट, शुगर एंड द न्यूक्लियोटाइड बेस। तो मॉलिक्यूलर साइज बड़े होने की वजह से हम इसे बहुत इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कंसिडर की जाती है इज द नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीजों का मिलकर बना है, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्ले करता है जो कि इसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वेयर इज शुगर और फॉस्फेट जो है वो बैकबोन बनाते हैं, एंड फॉस्फेट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करता है टू डीएनए, जिसके वजह से डीएनए इंटरैक्ट कर सकता है विद पॉजिटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जो भी एपेंड्रॉफ ट्यूब में आपने सॉल्यूशन लिया होगा उसमें जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे उनके साथ ये बहुत इजीली रिएक्ट करता है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है, और इसलिए उसको आप आइसोलेट कर सकते हो। तो नेगेटिव चार्ज वाली जो ये प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देती है डीएनए आइसोलेशन के अंदर कि डीएनए को आइसोलेट करना कंपैरेटिवली इजी है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम कंसिडर करते हैं इज दी इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी इन एल्कोहल और आइसोप्रोपेनॉल। जैसे ही आप अल्कोहल डालते हैं ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर डीएनए है,
तो अल्कोहल डालने से क्या होता है कि डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर. सो व्हेन अल्कोहल इज एडेड, डीएनए precipitates and it visualized as white thread like strand. इसको मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो आपको क्लैरिटी देगा कि किस तरीके से ये एक्चुअल में दिखता है. यू कैन सी दिस इमेज, जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब कंपैरेटिवली इथेनॉल नहीं डला था जब, तो यहाँ पे एक वाइट ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन दिख रहा है. और जैसे ही हम इथेनॉल को ऐड करते हैं तो ये एक वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, विच प्रूव्स कि डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है और ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं है, प्रेसिपिटेट हो जाता है. अनदर प्रॉपर्टी जो आइसोलेशन में हेल्प करता है इज दी इट्स डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, जो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और डीएनए को हमें इंटैक्ट फॉर्म में प्रोवाइड करता है. तो ये दो प्रॉपर्टीज जो मेजर मैंने आपको बताई चारों में से, दैट इज द नेगेटिव चार्ज एंड द इंसॉल्युबिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डीएनए आइसोलेशन को मोर फिजिबल कराती हैं और हम लोग दैट इज वाई डीएनए आइसोलेशन को प्रेफर करते हैं लैब के अंदर करना. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए जो जनरल तौर पे आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं डीएनए की जो आइसोलेशन में हमें हेल्प करती हैं. अब जब आप डीएनए आइसोलेशन को करने जाएंगे तो किस तरीके का मेथड हम डीएनए आइसोलेशन के लिए यूज करेंगे, क्या चॉइस ऑफ मेथड आप लेंगे, तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. में जो आपका चॉइस ऑफ मेथड है वो डिपेंड करता है ऑन फ्यू फैक्टर्स. चलिए देख लेते हैं कि क्या वो फैक्टर्स है जिन पे ये डिपेंड करता है. सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. मेजरली दो कैटेगरीज में हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, दैट इज द प्रोकैरियोट्स एंड अनदर वन इज द यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है, या फिर आप कहते हैं कि न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट मिलता है. न्यूक्लियोइड जो है वो एक तरीके का ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. और यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम बात करें तो डीएनए हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलता है. एग्जैक्टली डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं और वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हम जनरली बैक्टीरियाज के बारे में बात करते हैं. यूकैरियोट्स में हम प्लांट सेल को ले सकते हैं, एनिमल सेल को ले सकते हैं एंड फंजाई को ले सकते हैं. और दोनों ही ग्रुप्स में जो सेल का कंपोजिशन है वो वेरी करता है. जैसे अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, बैक्टीरिया की स्पेशली, तो बैक्टीरिया में हम क्या देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है. कुछ कुछ बैक्टीरियाज में जैसे कि कैप्सूल्स भी देखने को मिलता है. ठीक है, कैप्सूल होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड फिर हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है जिसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है. तो हमें अगर डीएनए को बाहर निकालना है तो हमें कैप्सूल को डिस्टर्ब करना होगा, उसके बाद सेल वॉल को डिस्टर्ब करना होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना होगा एंड आफ्टर दैट विल बी एबल टू गेट आवर डीएनए. सिमिलरली अगर आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे, जैसे कि हम प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल में हम देखते हैं कि सेल वॉल होती है एंड देन सेल मेम्ब्रेन होती है. तो इन सबको हमें डिस्टर्ब करना पड़ता है और उसके बाद जाके न्यूक्लियस से हम डीएनए को बाहर निकालते हैं. तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या ले रहे हैं. एनिमल सेल के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हमें डिस्टर्ब करना होगा. फंजाई के अंदर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है. तो डिपेंड कि आप किस ऑर्गेनिज्म पे स्टडी कर रहे हैं, उस हिसाब से आप डीएनए आइसोलेशन के मेथड को डिसाइड करते हैं. सेकेंड चीज जो आप कंसिडर करते हैं व्हेन यू आर चूजिंग द मेथड इज व्हाट टाइप ऑफ डीएनए यू आर आइसोलेटिंग. आप जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हो या फिर प्लाज्मिड को आइसोलेट करना चाहते हो. अब एक बहुत गलत मिथ रहता है कि प्लाज्मिड इज ओनली सीन इन प्रोकैरियोट्स. ऐसा नहीं है. प्लाज्मिड कुछ लोअर यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे ईस्ट हो गया.
तो डिपेंड करता है कि आप किसको आइसोलेट करना चाहते हो। अगर आप जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग मेथड्स होते हैं। अगर आप प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हो तो उसके लिए अपना एक स्पेसिफिक मेथड होता है। जैसे प्लाज्मिड डीएनए के लिए आपको पता होगा कि एल्कलाइन बेस्ड मेथड होता है, जिसमें हम 3 तरीके के बफर्स यूज करते हैं। जीनोम ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा थर्ड चीज जो आप माइंड में रखेंगे व्हेन यू आर डूइंग डीएनए आइसोलेशन इज कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। आपका स्टार्टिंग मटेरियल सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, एन ऑर्गन भी हो सकता है। ये मैंने स्टार्टिंग में जब मैं डेफिनेशन बता रही थी तब भी मैंने आपको बोला था कि आप किससे इसको आइसोलेट कर रहे हैं वो आपकी लेवल ऑफ स्टडी पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक कंसिडरेशन फैक्टर होता है जब आप डीएनए आइसोलेशन के मेथड को डिसाइड कर रहे होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड वंस यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, जब आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है तो आप उसको प्यूरिफाई करते हैं। और हर मैक्रोमोलिक्यूल का अपना एक रेशियो रहता है, प्योरिटी रेशियो। एंड देन यू कैन जस्ट से कि हाँ मेरा जो मैक्रोमोलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए का 1.8 से 2 के रेंज में होता है। 1.8 से ज़्यादा आता है तब भी हम उसे कंटामिनेटेड मानते हैं, कम आता है तब भी हम उसे कंटामिनेटेड मानते हैं। तो उसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। और प्योरिटी रेशियो हम जनरली नैनो ड्रॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आता है, उसके हेल्प से मेजर करते हैं कि प्योरिटी लेवल क्या है या प्योरिटी रेशियो क्या है। तो अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूं कि क्या स्टेप्स आपको डीएनए आइसोलेशन के दौरान याद रखनी है या माइंड में रखनी है जब आप डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं, तो 3 मेजर स्टेप्स होती हैं दैट one has to follow while doing डीएनए आइसोलेशन। सबसे पहले सेल लाइसिस। अभी मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करूंगी कि सेल लाइसिस क्या है। सेल लाइसिस के कई मेथड्स होते हैं। तो सेल लाइसिस आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के कंपोजिशन में वेरिएशन है। किसी में सेल मेम्ब्रेन ही है सिर्फ, किसी में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों है, किसी में कैप्सूल भी एक एडिशनल लेयर आ जाती है। तो सेल लाइसिस आप किससे कर रहे हैं वो एक फैक्टर हमें ध्यान में रखना होता है। सेकेंड इज दी रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स को आप कैसे हटाएंगे। कंटामिनेंट्स यहाँ पे आपका आरएनए भी हम कंसिडर कर सकते हैं, प्रोटीन्स भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरे सेल डेब्रीज आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं उन्हें भी हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो उन सबको हमें हटाना होगा क्योंकि हमें प्योरली डीएनए ही चाहिए। एंड देन विल डू द डीएनए प्रेसिपिटेशन एंड फाइनली द प्यूरिफिकेशन। अब हम डिटेल में बात करते हैं अबाउट द सेल लाइसिस मेथड्स। कौन कौन से सेल लाइसिस मेथड्स जो हैं वो आप यूज करते हैं जब आप डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल लाइसिस मेथड्स। अब सेल को लाइस करने के लिए आप फिजिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं और केमिकल मेथड्स का भी हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम केमिकल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा करते हैं अबाउट द फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में जो सबसे पहला मेथड हम लोग लैब्स में यूज करते हैं दैट इज दी मोर्टार एंड पिस्टल, ठीक है। लैब्स में बहुत ऑफनली ये यूज किया जाता है। ये कैसा दिखता है आपको दिखा देती हूँ, मोर्टार एंड पिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाउ दिस लुक्स। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। और जनरल तौर पे जब भी आप प्लांट सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो हम मोर्टार एंड पिस्टल को यूज करते हैं। यहाँ पे आप ग्राइंड करते हैं सो दैट सेल गेट डिस्पर्स और आपका जो डीएनए है वो बाहर आ जाए। सेल को भी डिस्पर्स करते हैं, कभी कभी हम टिश्यूज भी लेते हैं, तो दोनों को डिस्पर्स कर देते हैं वाइल ग्राइंडिंग। मोर्टार पिस्टल के अलावा ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका सेल से डीएनए बाहर आ जाए। इसके अलावा अल्ट्रासोनिकेशन भी हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग साउंड वेव्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वी यूजेस सोनिकेशन टू shear the cells
with high frequency sound waves. हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज करते हैं जिसके वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाती है. लेट मी शो यू द इमेज हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट लुक्स लाइक. कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है. यहाँ पे आप अपना कल्चर रखते हैं एंड देन दिस स्टार्ट, और यहाँ से हाई जनरेशन निकलती हैं साउंड वेव्स और सेल को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देंगी और जिससे आपका डीएनए बाहर आ जाएगा. तो इट्स वाइडली यूज इन एनिमल सेल कल्चर्स. जब भी एनिमल सेल से आप डीएनए को आइसोलेट करेंगे तो सोनिकेशन जो है वो बहुत वाइडली यूज होता है. थर्ड जो फिजिकल मेथड हम लोग यूज करते हैं दैट इज द यूज ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और यू मे आल्सो से हाइपोटोनिक लाइसिस. तो इसमें क्या होता है कि हम एक बैटर डिश लेंगे, इसके अंदर हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा और देन यू विल पुट योर कल्चर इनटू दिस. यहाँ पे जो भी सेल रहेगा उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो अंदर की तरफ जैसे ही जाता है तो सेल साइज में धीरे 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 बढ़ती है और आगे चल के स्वेलअप हो जाएगी, और इतनी स्वेलअप हो जाएगी कि फाइनल जो उसका रिजल्ट रहेगा कि वो बर्स्ट हो जाती है. तो जितना भी सेल कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है. सो दिस इज व्हाट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लाइसिस मीन्स. इसका भी हम एक इमेज देख लेते हैं जो आपको एक क्लैरिटी देगा कि किस तरीके से होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल है उसमें वाटर एंटर कर रहा है, धीरे धीरे सेल का साइज बढ़ रहा है और एक टाइम पे इतना बढ़ जाएगा कि अब सीधा आपका सेल बर्स्ट हो जाएगा और जो भी कंटेंट होंगे वो सेल से बाहर आ जाएंगे. अनदर मेथड जो हम फिजिकल लाइसिस में यूज करते हैं इज दी थॉइंग एंड फ्रीजिंग. ये भी लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पे. तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग से क्या होता है कि जब भी आप रिपीटेडली थॉइंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लूज अप हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंटेंट है वो बहुत इजीली निकल जाते हैं. सो द यूज ऑफ फ्रीजर और ड्राई आइस विद इथेनॉल टू disrupt cells through repeated cycles of freezing and thawing. जब भी आप डीएनए आइसोलेशन करते हैं किसी प्लांट सेल का तो उसमें थॉइंग एंड फ्रीजिंग इज वाइडली यूज्ड. ओके. अनदर मेथड व्हिच वी यूज इन फिजिकल लाइसिस इज द बीड मिलिंग. सो बीड मिलिंग में कुछ नहीं होता है, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर बीड्स को अरेंज कर दिया जाता है एंड जैसे जैसे वो सिलेंडर रोटेट होता है तो वो एक शीयर प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से सेल्स के बीच में कॉलिजन देखने को मिलता है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. कि जैसे जैसे ये सिलेंडर रोटेट होगा वैसे वैसे ये जो ग्रीन कलर के बीड्स आपको दिख रहे हैं इनके बीच में कोलिजन होता है और यहाँ पे आपका कल्चर भी प्रेजेंट होता है. और जैसे जैसे आपके सेल कोलाइड होंगे यहाँ पे तो आपका जो सेल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और कंटेंट जो है वो रिलीज आउट हो जाता है. सो यूजेस रोटेटिंग सिलेंडर with small beads to create shear forces that collide with cells. और सेल जो है वो बड़ी इजीली यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है और सारा कंटेंट जो है वो बाहर आ जाता है. तो फिजिकल मेथड्स में हमने 5 मेथड्स देखे. सबसे पहला मेथड था ग्राइंडिंग जिसमें मोटार एंड क्रिस्टल को हमने यूज किया. सेकेंड मेथड था अल्ट्रासोनिकेशन जिसमें सोनिकेशन हाई साउंड वेव्स का हमने यूज किया सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए. थर्ड वाज द हाइपोटोनिक बफर जिसमें वाटर जैसे ही अंदर जाएगा तो धीरे धीरे सेल बढ़ेगी साइज में और फाइनली बर्स्ट होकर अपना कंटेंट रिलीज कर देगी. चौथा मेथड हमने देखा फ्रीज एंड थॉइंग मेथड एंड फिफ्थ वाज द बीड मिलिंग. ठीक है. इसके अलावा हम केमिकल मेथड्स का भी यूज करते हैं. ठीक है. केमिकल लाइसिस. अब केमिकल लाइसिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कई सारे लाइटिक एंजाइम्स का हम यूज करते हैं. ठीक है. लाइटिक एंजाइम्स. लाइटिक एंजाइम्स में जैसे कि हम बात कर सकते हैं लाइसोजाइम. लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करने के लिए यूज होता है, बैक्टीरियल सेल को. काइटिनेज और फंजाई, फंजाई के सेल को डिस्टर्ब करने के लिए. सेलुलेज
और प्लांट्स। इसके अलावा कायोट्रोपिक एजेंट्स का भी हम लोग यूज करते हैं। कायोट्रोपिक एजेंट्स के अंदर एग्जाम्पल आता है जैसे कि गुआनिडिन, हाइड्रोक्लोराइड, गुआनिडिन थायोसाइनाइड, सोडियम आयोडाइड। ये कुछ कायोट्रोपिक एजेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। सो कायोट्रोपिक एजेंट्स क्या होते हैं? कायोट्रोपिक एजेंट जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब्स हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होता है तो इट कॉज डीनेचरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, डीनेचरेशन करा देता है ऑफ मे बी डीएनए, इवन फॉर प्रोटीन्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे ग्वानिडिन थायोसाइनाइड हम यूज करते हैं जब हमें प्रोटीन्स का डीनेचरेशन कराना है। इसके अलावा केमिकल लाइसिस में हम सबसे फेमस एजेंट हमारा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में भी एसडीएस सबसे ज़्यादा यूज होता है, सोडियम डोडासिल सल्फेट या सोडियम लोरल सल्फेट भी हम यूज कर सकते हैं। रिटेन एक्स भी हम यूज करते हैं फॉर दी। और ये सारे एजेंट जो है वो किसे डिस्टर्ब करते हैं? डिस्टर्ब्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब भी डिस्टर्ब कराना होता है तो हम जनरल तौर पे डिटर्जेंट यूज करते हैं। केमिकल लाइसिस में एक एल्कालाइन एजेंट्स जो प्लाज्मिड आइसोलेशन के लिए यूज होते हैं और प्लाज्मिड आइसोलेशन। तो ये तो कुछ मेथड्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप लाइसिस कर रहे हैं। सारे मेथड्स हम एक साथ नहीं यूज कर सकते, कोई भी चॉइस ऑफ मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी चीजें यूज होती हैं, बट एट अ टाइम सारे नहीं आप यूज कर सकते। डिपेंडिंग आपका लेवल ऑफ स्टडी क्या है, किस तरीके का डीएनए आइसोलेशन आप कर रहे हैं, सेल टिश्यू कौन सा ऑर्गेनिज्म आपने लिया है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको केमिकल पे जाना है या फिजिकल पे जाना है। जनरल तौर पे केमिकल मेथड्स ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं लैब्स के अंदर, क्योंकि टाइम कम लगता है और काम जल्दी होता है। ठीक है, एक और चीज़ जो कायोट्रोपिक एजेंट के बारे में आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को ये डिस्टर्ब कैसे करते हैं? तो बेसिकली जो वाटर और जो आपके नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसे ये वीकेंड कर देता है, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से आपका डीएनए प्रोटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को ही डिस्टर्ब नहीं करता है, इट कैन डिस्टर्ब एनी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, जैसे कि इवन आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इन सबको ये डिस्टर्ब कर देता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको डीएनए आइसोलेशन के वक्त याद रखनी है, क्योंकि क्योंकि कमिंग लेक्चर्स में अब हम प्रोटोकॉल्स पर डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ प्रोटोकॉल्स के बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ जो डीएनए आइसोलेशन के वक्त आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स हम यूज़ करते हैं तो इंटरव्यूज में यही पूछ लिया जाता है कि हम ये केमिकल को क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ है। तो जैसे डीएनए आइसोलेशन के वक्त हमें कुछ न्यूक्लियसेस को इनएक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, वो बहुत नेसेसरी है। जैसे सॉल्यूशन के अंदर आपका डीएनएस भी हो सकता है, आरएनएस भी हो सकता है, प्रोटीएसेस भी हो सकता है। अब अगर हम डीएनए को ही आइसोलेट कर रहे हैं तो हमें डीएनएस को इनएक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं? सो डीएनए आइसोलेशन के दौरान, ओके, ड्यूरिंग डीएनए आइसोलेशन, inactivation of cellular nucleases is also very important. ओके, तो इसमें सबसे पहले जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनएजेस। डीएनएजेस को इनएक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा, डीएनए डिस्टॉर्ट हो जाएगा और जिस तरीके का डीएनए आप चाह रहे हैं वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, कभी कभी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी पूरा का पूरा डीएनए डिग्रेड हो जाता है। तो हमें डीएनए को प्रिजर्व करके रखना है, उसको इंटैक्ट फॉर्म में रखना है। तो डीएनए जो है मस्ट बी इनएक्टिवेटेड, ये बिल्कुल इनएक्टिवेटेड होना चाहिए, अदरवाइज कैन डिग्रेड डीएनए। तो डीएनए को एक्टिवेट होने के लिए या हमेशा एक्टिवेट रहने के लिए रिक्वायर होता है एक डाईवैलेंट कैटायन, दैट इज मैग्नीशियम। जब तक मैग्नीशियम मिलता रहेगा तब तक डीएनए एक्टिवेट रहेगा। तो हमें मैग्नीशियम को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही मैग्नीशियम गायब हो जाएगा तो डीएनए अपना काम नहीं कर पाएगा। तो मैग्नीज को इनएक्टिवेट करने के लिए हमें एक और केमिकल चाहिए रहता है, दैट इज ईडीटीए। ठीक है,
EDTA stands for ethylene diamine tetra एसिटिक एसिड। कहीं कहीं रिव्यूज में सिर्फ इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। सो इट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है। EDTA जो है वो बाइंड करता है डाइवैलेंट कैटाइंस लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम। सो इट बाइंड्स डाइवैलेंट कैटाइंस लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द न्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके, विच आर essential for nucleus activity. Thus, this EDTA is going to inactivate this divalent cations. इन divalent cations को जैसे ही EDTA बाइंड करता है, चिलेट कर देता है। ठीक है, EDTA को आप चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, है ना। चिलेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, दोनों इन सभी को इस तरीके से बांध देगा कि ये डीएनएज न्यूक्लियस के पास जा ही नहीं पाए। ठीक है, तो इनको क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, thus inactivates them. क्या इतने होने से हमारा डीएनए आइसोलेशन हो जाएगा? नहीं ना, हमें कुछ और केमिकल्स का यूज हम करते हैं, जैसे कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी जब मैं जीनोमिक डीएनए का आइसोलेशन बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि ये एक तरीके के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इनका एक प्रॉपर रेशियो होता है जो हम यूज करते हैं, और ये बेसिकली सेपरेट करता है हमारे डीएनए को फ्रॉम प्रोटीन्स, आरएनए, लिपिड्स। तो बेसिकली यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एक्वस लेयर एंड ऑर्गेनिक, एंड आपका जो डीएनए होता है वो एक्वस फेज में प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कई बार हम सॉल्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्टिंग आउट जो है, सॉल्टिंग आउट टेक्निक, वो प्रेसिपिटेट करती है प्रोटीन्स एंड अदर इम्प्योरिटीज को while keeping the DNA in the solution. डीएनए को सॉल्यूशन के अंदर रखेगा, बट बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं यहाँ पे, जैसे प्रोटीन्स वगैरह है, उनको ये प्रेसिपिटेट करवा देगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको डीएनए आइसोलेशन में ध्यान रखनी होती है। Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video.